हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच प्रोफेसर टीसी। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है द लंचन। विलियम सॉमरसेट मॉम ने इस कहानी को लिखा है। फ्रेंड्स, इस कहानी का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। I have already uploaded the English explanation of the same story on YouTube. So those of you who are interested to understand this story in English, go to the YouTube search bar and then type the title of the story followed by my channel name and you should get it. जिन लोगों को हिंदी में समझना है वो मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टाइटल के साथ। टाइटल क्या है? द लंचन। लंचन का मतलब होता है अ मिड डे मील। जो हम दोपहर में खाना खाते हैं उसे लंचन कहा जाता है। तो भाई, ऐसा क्या हुआ एक मिड डे मील के दौरान कि विलियम सॉमरसेट मॉम ने इसके ऊपर एक कहानी लिख दी? आइए पता लगाते हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अच्छी तरह से समझने के लिए मैंने पूरी कहानी के अलग अलग सेंटेंसेस में टुकड़े कर दिए हैं और हर सेंटेंस के पहले मैंने एक नंबर दे दिया है। इतना ही नहीं, हर डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग उस डिफ़िकल्ट वर्ड के पास मौजूद है ताकि इस कहानी को समझने में आपको और भी आसानी हो। अब मैं इस कहानी को समझाने के लिए इसका नैरेटर खुद बन जाता हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका कोई करीबी मित्र आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेंटेंस नंबर 1। शुरुआत करते हैं इस कहानी की जिसका नाम है द लंचन। आप इंग्लिश में सेंटेंसेस को फॉलो कर सकते हो। मैं हर एक सेंटेंस को हिंदी में समझाता चलूंगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम सेंटेंस नंबर 1। मैंने उनको एक थिएटर में देखा। मध्यांतर के समय मैं उनके पास बैठ गया। मैंने उनको काफी समय से नहीं देखा था और अगर किसी ने उनका नाम लिया होता मुझे नहीं लगता कि मैं उनको पहचान पाता। उन्होंने मुझे बड़े ही उज्जवल रूप से संबोधित किया, ये कहते हुए कि खैर, हमारी पहली मुलाकात हुए कितने साल बीत गए। समय कितनी तेजी से बह जाता है ना? क्या आपको हमारी वो पहली मुलाकात याद है? आपने मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाया था। आपने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था। क्या आपको याद है? दोस्तों, क्या मुझे याद था? उस बुरे सपने जैसी मुलाकात को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में था। लैटिन क्वार्टर में मैं एक छोटे से मकान में रहता था और उस वक्त मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। हर महीने मैं इतने पैसे ज़रूर कमा लेता था जितनों से मैं उस महीने का गुजारा कर सकूं। उस वक्त मैंने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी लोगों ने पढ़ी भी थी और उन कई लोगों में से थी ये महिला, ये मोहतरमा। उन्होंने मेरी किताब पढ़ने के बाद मुझे एक खत लिखा था। खत में ये लिखा था कि इनको मेरी किताब बहुत अच्छी लगी थी और वो मुझे इसी सिलसिले में मिलना चाहती थी। उस खत में उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ की थी। मैंने 20 साल पहले उनके खत का धन्यवाद करते हुए जवाब दिया था और उनको खाने पे बुलाया था, लंचन करने का न्योता दिया था। और फिलहाल अभी मुझे उसी महिला से दूसरा खत मिला था। खत में ये लिखा था कि वो पेरिस से दोबारा गुजर रही थी और वो चाहती थी कि वो दोबारा मुझसे मिले और बातें करे। अब मैं आपको बताता हूँ उस 20 साल पहले वाली हमारी मुलाकात के बारे में कि क्यों मुझे वो मुलाकात बहुत अच्छे से याद है। उसका पहला खत मिलते ही मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि उनको कहीं खाना खाने के लिए ले जाया जाना चाहिए। वो पहली बार मिल रही थी तो जायज़ है कि किसी अच्छी रेस्टोरेंट में ही ले जाया जाना चाहिए। फिर मैंने सोचा, क्या मुझे उनको फॉयट्स रेस्टोरेंट में भोजन कराना चाहिए? फॉयट्स एक ऐसी रेस्टोरेंट थी जहां पर ऊंची पदवी वाले लोग, जिनका समाज में बड़ा नाम होता है, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, वो ही भोजन करने फॉयट्स में जाते हैं। वो ही वहां पर खाना खाया करते थे। लेकिन एक दुविधा थी। मैं अपनी प्रसिद्धि से बहक गया था और मेरी उम्र कुछ ऐसी थी कि मैं किसी महिला की मिलने की दरख्वास्त को मना करना जानता ही नहीं था। मैं किसी महिला की दरख्वास्त को, उनकी रिक्वेस्ट को मना करना सीखा ही नहीं था। मेरे पास सिर्फ 80 फ्रैंक्स बचे हुए थे बाकी का महीना गुजारने के लिए
और मैंने सोचा कि अगर हम दोनों ने एक ठीक ठाक सा भोजन किया तो उसके 15 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं होंगे, 15 फ्रैंक से ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अगले 2 हफ्ते तक कॉफ़ी ना पीऊं तो बचे हुए फ्रैंक्स से महीना तो जैसे तैसे कट ही जाएगा। मैंने उस महिला के पहले खत का जवाब देते हुए लिखा कि मैं उनको गुरुवार की ठीक 12:30 बजे फॉयट्स पर मिलूंगा। वक्त आ चुका था और जैसा हमने तय किया था ठीक वैसे ही हम फॉयट्स में मिले। मैंने ये महसूस किया और देखा कि वो महिला उम्र में उतनी भी छोटी नहीं थी जितना मैं सोच रहा था। असल में वो 40 साल की थी और मुझे उनसे बात करके ऐसा लगा कि वो किसी पर भी हावी होने की ताकत रखती थी। वो बातें बड़ी सारी कर रही थी, लेकिन क्योंकि उनकी बातें मेरी और मेरे काम के बारे में थी, मैंने उनको ध्यान से सुनना ठीक समझा। जब फॉयस के वेटर ने मुझे मेन्यू कार्ड दिखाया तो मेरे होश उड़ गए। मैं सारी चीज़ों के दाम देखकर हैरान सा रह गया। मेरी उम्मीद की तुलना में हर चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए कहा, वैसे तो मैं दोपहर के खाने में कुछ भी नहीं खाती। मैंने बड़ी ही उदारता से कहा, अरे अरे ऐसा मत बोलिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो। उन्होंने फिर से कहा, मैं एक ही चीज़ खाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लोग आजकल दोपहर के खाने में कितना ज़्यादा खा लेते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं एक छोटी सी मछली खाना पसंद करूँगी। क्या उनके पास एक सैल्मन मछली होगी? मैं आपको बता दूं कि तब नए साल की शुरुआत ही हुई थी और सैल्मन मछली का जिक्र तो मेन्यू कार्ड में भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने वेटर को सैल्मन मछली की उपलब्धता के बारे में पूछा। वेटर ने जवाब दिया, जी हाँ सर, एक बेहद खूबसूरत सैल्मन मछली हाल ही में हमारी होटल में आई है। ये हमारी रेस्टोरेंट की इस साल की सबसे पहली सैल्मन मछली है। मैंने मेरे मेहमान के लिए सैल्मन मछली का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद होटल के वेटर ने होटल के उसूलों के नक्शे कदम पर चलते हुए मेरे मेहमान से पूछा कि जब तक सैल्मन मछली तैयार ना हो जाए क्या वो कुछ और लेना पसंद करेंगी। उसने पहले मना कर दिया और फिर कहती है, देखो मैं एक चीज़ से ज़्यादा कभी नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी कैवियार मछली है तो मैं उसे मना नहीं करूंगी। मुझे कैवियार मछली को खाने में कभी ऐतराज़ नहीं होता। दोस्तों, अब मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी। मुझे पता था कि कैवियार खरीदने की मेरी औकात नहीं थी, लेकिन मैं उनको ये जता नहीं पाया। आखिरकार मैंने वेटर को कैवियार मछली लाने के लिए भी कह दिया और मेरे लिए मैंने मेन्यू कार्ड की सबसे सस्ती चीज़ मंगवाई और वो क्या थी? मटन चॉप। जैसे ही मैंने ऑर्डर दिया वो मुझे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मांस खाना एक समझदारी का काम है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम इतना भारी भरकम खाना खा के, मांस के टुकड़े खा के काम करने की उम्मीद कैसे रख सकते हो। मैं अपने पेट को एक हद से ज्यादा भरने में बिल्कुल नहीं मानती। इसके बाद क्या पीना है इसका सवाल आ चुका था। वो कहती है, मैं दोपहर के खाने के साथ कुछ भी नहीं पीती। मैं बिना समय बर्बाद किए, बिना हिचकिचाहट के बोल पड़ा, मैं भी। लेकिन फिर उसने कहा, सिवाय वाइन के। और वो इस तरह बोली मानो मैंने कुछ बोला ही ना हो। वो कहती है, ये सफ़ेद फ्रेंच मदिरा कितनी हल्की होती है ना, ये पाचन के लिए आशीर्वाद स्वरूप होती है। तो फिर आप क्या पीना पसंद करेंगे? मैंने बड़ी ही मेहमान नवाजी जताते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। मेरे डॉक्टर मुझे शैंपेन के अलावा और कुछ पीने की अनुमति नहीं देते। मेरी घबराहट अब और भी बढ़ने लगी थी। मैंने वेटर को आधी बोतल शैंपेन लाने का आदेश दिया। मैंने यूं ही उस महिला को कह दिया कि मेरे चिकित्सक ने मुझे कुछ भी पीने की अनुमति नहीं दी है। तो उसने मुझे पूछा, तो फिर आप क्या पिएंगे? पानी, मैंने फट से कह दिया। कुल मिला के वो 2 मछलियां खा चुकी थी
एक कैवियार और फिर एक सैल्मन। खाते खाते उसने बड़े ही आनंद के साथ कला, साहित्य और संगीत की बातें करी। मैं सुनने का नाटक जरूर कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल नहीं था। मैं उस वक्त इसी सोच में डूबा हुआ था कि भैया बिल कितना आएगा, इतना सारा जो ये मंगवा रही है। जब मेरा खाना आया तो उसने मुझे एक बेहद गंभीर सवाल पूछ लिया। वो कहती है, मैंने ये महसूस किया है कि आपको भारी भरकम भोजन करने की आदत पड़ गई है। मुझे यकीन है कि ये बुरी आदत है। आप मेरे उदाहरण का अनुसरण करते हुए केवल एक चीज क्यों नहीं खाते? मुझे यकीन है कि ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं एक ही चीज खाने वाला हूं। मैंने ये तब कहा जब वो कम वक्त वेटर वापस मेनू कार्ड लेकर मेरे पास आया। उस महिला ने वेटर को उसके नजदीक आने का इशारा किया और फिर बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं तो दोपहर के भोजन में कुछ भी नहीं खाती। एक आध टुकड़ा खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी खाने का मन ही नहीं होता। अगर कोई मेरे साथ बातें करता है, हाँ, तो मैं बातें करते हुए थोड़ा ज़्यादा खा लेती हूँ, ये बात सही है। जी हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं खा सकती। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये लोग मुझे एक लाजवाब एस्पैरागस देने का लालच करते हैं, एक एस्पैरागस अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको कैसे मना कर सकती हूँ? अगर एस्पैरागस का लुफ्त उठाए बिना मुझे पेरिस छोड़कर जाना पड़ जाए तो भैया मुझे बहुत पछतावा होगा। मैं बाद में बहुत पछताऊंगी अगर मैंने एस्पैरागस नहीं खाया। ये सुनकर मैं हैरान परेशान रह गया। मैंने एस्पैरागस को कुछ दुकानों में देखा था और मैं ये बखूबी जानता था कि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन फिर भी जितनी भी हिम्मत मेरे में बची थी, उस हिम्मत को जुटाकर मैंने वेटर से पूछा, मेम साहब को ये जानना है कि क्या आपके पास वो महान एस्पैरागस हैं? मैंने दिल से प्रार्थना की और ये चाहा कि वो इंसान, वो वेटर इसके लिए मना करे। नहीं, लेकिन भाई साहब के चेहरे पर एक चौड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा कि उनके पास इतना बड़ा एस्पैरागस है, इतना मुलायम और स्वादिष्ट, देखने में लजीज, मानो जैसे एक जादू हो। वो कहती है, वैसे तो मेरा पेट भर चुका है, लेकिन अगर आप जोर देते हैं तो मैं वो जादुई एस्पैरागस खाने में कोई ऐतराज नहीं रखूंगी। लाचार होकर, कमजोर होकर मैंने एस्पैरागस भी मंगवा लिया। वो मुझे पूछती है, आप नहीं खाएंगे? मैंने उसको जवाब दिया था। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं एस्पैरागस कभी नहीं खाता। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये खाना पसंद नहीं। राज की बात तो यह है कि इतना सारा मांस खा के आप अपने पैलेट को खराब कर देंगे। हमने एस्पैरागस के बनने का इंतजार किया। एक दहशत ने मुझे जकड़ लिया था। अब बाकी बचे हुए महीने के लिए कितना पैसा बचेगा, सवाल यह नहीं था। असली सवाल तो यह था कि इतने सारे खाने का पैसा मैं अभी चुका पाऊंगा या नहीं। बड़े ही शर्म की बात होगी अगर मेरे पास पैसा कम पड़ गया और मैंने खुद को इस महिला से 10 फ्रैंक मांगते हुए अपने आप को पाया। मैं ये हरगिज नहीं होने दे सकता। मुझे ये बखूबी पता था कि मेरी जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था और मान लो कि अगर खाने का बिल ज़्यादा आया तो मैं मेरा वॉलेट चोरी हो जाने का नाटक करूंगा और दुखी होते हुए चिल्लाने लगूंगा। हाँ, ये प्लान ठीक है। मैं मन ही मन ऐसा सोचने लगा और फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर इस मेम साहब के पास भी पैसा नहीं रहा, अगर ये मेम साहब भी बिल नहीं चुका पाई, तब तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी, बहुत भारी पड़ जाएगा और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करूंगा मैं। इन सब के बाद अगर कोई चारा नहीं बचा, अगर कोई आखिरी रास्ता नहीं बचा, तो एक ही चीज़ हो सकती है। मैं रेस्टोरेंट वालों को मेरी घड़ी गिरवी रखने को कहूँगा और उनको बोलूँगा कि जब पैसा आ जाएगा मैं सारी रकम चुकता कर दूंगा। एस्पैरागस आ चुका था। एस्पैरागस को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया था। इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया था कि इसकी खुशबू से किसी को भी भूख लग जाए भैया।
मैंने देखा कि कैसे वो बेशर्म एस्पैरागस इस मेम साहब के गले से उतर रहा था। उसके ऊपर जो बटर लगा हुआ था उसकी खुशबू से मुझे बहुत ही लालच महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू मुझे बेहद ललचा रही थी। वो सारा एस्पैरागस खा गई। बताइए। मेहमान नवाजी दिखाते हुए मैंने एक आखिरी सवाल पूछा, कॉफी? उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, सिर्फ एक आइसक्रीम और एक कॉफी। अब मैं चिंता मुक्त हो चुका था क्योंकि मेरे दिमाग में प्लान तो ऑलरेडी बना हुआ था कि अगर पैसा नहीं रहा तो क्या करना है। इसलिए मैं चिंता मुक्त हो चुका था और इसीलिए मैंने खुद के लिए एक कॉफ़ी और इनके लिए एक आइसक्रीम और कॉफ़ी मंगवाई। आप जानते हैं, एक चीज़ है जो मैं बड़े ही दिल से मानती हूँ, वो बोली और आइसक्रीम खाते हुए बोली। और उसने क्या कहा? एक इंसान को इतना ही खाना चाहिए कि उनको खाना खाने के बाद भी लगे कि और थोड़ा खाया जा सकता है। ये सुनकर मैं कमज़ोर हो गया और उसी कमज़ोर आवाज़ से मैंने पूछा, क्या तुम अभी भी भूखी हो? क्या आप अभी भी भूखी हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भूखी नहीं हूँ। मैं दोपहर के भोजन में खाती ही नहीं। मैं सुबह एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और फिर सीधा रात को खाना खाती हूँ, लेकिन मैं दोपहर के भोजन में एक चीज़ से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाती। ये जो खाना खा के भूखा रहने वाली बात थी वो मैंने दरअसल आपके लिए की थी। मैंने ये बात खुद के लिए नहीं की थी। अच्छा अच्छा, मैंने कहा। इसके बाद एक भयानक चीज हुई। हम कॉफी के आने का इंतजार कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी वेटरों का मुखिया अपना झूठा मनोहर चेहरा लेकर एक प्यारी सी मुस्कान पहने हुए पूरा बक्सा भर के पीचेस अदू लेकर के हमारे पास आया। वो दिखने में बेहद लाजवाब थे। ऐसा लग रहा था कि उनका रंग इटली की समृद्धि को दर्शा रहा हो। लेकिन मुझे निश्चित रूप से पता था कि उस वक्त पीचेस उगने की रुत नहीं थी, तो सोचो वो कितने महंगे होंगे। लेकिन फिर भी ये वेटर का मुखिया हमारे सामने पीचेस का बक्सा लेके खड़ा था। ऊपर वाला जाने उनका दाम क्या होगा। क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपने आपका पेट ढेर सारे मांस से भर दिया है? आपने केवल एक दुखी मांस का टुकड़ा खाया और बस अब आप खा ही नहीं पा रहे। देखा? लेकिन मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, वो कहती है, और अब मैं पीचेस का लुफ्त उठाना जरूर पसंद करूंगी। मैंने पीचेस का भी ऑर्डर दे दिया था। वो पीचेस भी खा गई, सोचिए। और इसके बाद क्या हुआ? खाने का बिल आया और वेटर खाने का बिल मेरे पास लेकर आया। मुझे ये एहसास हुआ कि खाने का बिल मेरे महीने के खर्चे से थोड़ा कम आया था और अब मेरे पास वेटर को टिप देने के लिए ज़्यादा फ्रैंक्स नहीं बचे थे। केवल 3 फ्रैंक्स बचे थे और वो 3 फ्रैंक्स मैंने वेटर के लिए रख दिए। उस पर मेम साहब की नज़र तुरंत पड़ी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैं उस कमबख्त रेस्टोरेंट से बाहर आया, मेरे सामने पूरा महीना पड़ा हुआ था और क्या हुआ? और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सारा कुछ खर्च हो चुका था। जैसे ही हम अलविदा करते हुए हाथ मिला रहे थे, वो फिर से बोली, मेरे उदाहरण का अनुसरण करें। कभी भी एक चीज से ज्यादा दोपहर के भोजन में खाया ना करें। मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं आपके सुझाव से भी अच्छा करूंगा। मैंने कहा, मैं रात को कुछ भी नहीं खाऊंगा। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे थे, मैं कैसे खाता? तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? वो गाड़ी में बैठ ही रही थी और बैठते हुए हंस पड़ी मेरा जवाब सुनकर और कहती है, बड़े मजाकिया हो, आप वाकई में एक हास्यकार हैं। बेचारा मैं, लेकिन मुझे इस महिला का बदला लेने का सुनहरा अवसर आज के दिन आखिरकार मिल चुका था, जब मैंने उसको 20 साल के बाद थिएटर में देखा। मैं ये नहीं मानता कि मैं एक बदलाखोर इंसान हूं, लेकिन जब वो अमर देवता निजी मामलों में हिस्सा लेते हैं और जब वो खुद बदला लेना पसंद करते हैं, तो उसके परिणाम को आत्मसंतुष्टि से देखना माफी योग्य होता है। कहने का मतलब यह है कि जब ऊपर वाला सजा देता है और जब हमें मजा आता है, तो उस चीज का मजा उठाना कोई बुरी बात नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि दोस्तों आज वो मेरे सामने बैठी है और आपको पता है उसका वजन क्या है? उसका वजन है 133 किलोग्राम। उसको उसकी सजा मिल चुकी थी, वो मोटी हो चुकी थी, अब वो कुछ करने के लायक नहीं थी और वही उसकी सजा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये मजेदार कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस, क्वेरीज, रिकमेंडेशंस, सजेशंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स ज़रूर सॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन शुभ रहे।